हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल टेक्निकल वीपी सर में। ठीक बच्चों, कल हमने इंटर 12th की फिजिक्स का एक डेरिवेशन किया था द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया था, डेरिवेशन किया था। ठीक है, आज चलते हुए उसके आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ठीक है बेटा, और दो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष दो में से एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है, या तो अच्छी स्थिति वाला पूछा जाता है या निरक्षीय स्थिति वाला पूछा जाता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। और उसी तरह वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक देखना है, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जिसका तुम लोगों को क्या करना होगा, आंसर देना होगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, चल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, निरक्षीय स्थिति, अच्छी का मतलब कल हमने समझा था, अच्छी का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में। ठीक है, निरक्षीय का मतलब लंबवत किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने वैद्युत द्विध्रुव, अब याद होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी में स्थित हों तो जो वो निकाय बनेगा उसे क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ये इसका क्या है, मध्य पॉइंट है। ठीक है, और इसकी यदि हम टोटल बात करें तो इसका जो लेंथ होती है टोटल, वो कितनी होती है, 2L होती है। इस पॉइंट को हमने A माना था, इस पॉइंट को हमने क्या माना था, B माना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम प्लस Q आवेश माने ले रहे हैं और यहाँ पे हम माइनस Q आवेश माने ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने में ये। ठीक, अब हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय का मतलब इसके लंबवत किसी भी बिंदु पर। ठीक है, निरक्षीय का मतलब देखो ये इसके लंबवत, ये तो नीचे की ओर जाओ या ऊपर की ओर जाओ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिए ले रहे हैं P, कितनी दूरी पर लिए ले रहे हैं, R दूरी पर। मान लो वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, जहाँ तुम लोगों की इच्छा हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का जो भी अच्छा लगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, R क्या होता है, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा तो हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दूरी ज्ञात, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमें ये वाली दूरी चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए। उसी को हम समझने के लिए हम बनाते हैं भैया कि लो ये और ये वाली दूरी, ये दो दूरी हमें चाहिए। जब तक हम ये दो दूरी नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये इसको हम माने ले रहे हैं M पॉइंट, ये टोटल कितना 2L है, ये मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, L इस तरफ हो जाएगा, L इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे होगे। ठीक ठीक, अच्छा अब हम सबसे पहले क्या करें, AP का मान निकाल लें और BP का मान निकाल लें, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बीच की दूरी चाहिए। तो चलो हम दूरी निकाले ले रहे हैं। अच्छा एक ध्यान दो बेटा, त्रिभुज बन रहा है APM, और कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, कर्ण हो गई, लंब पता है और हमें आधार पता है। ये वाला हम एंगल माने ले रहे हैं, कितना कोण माने ले रहे हैं, थीटा माने ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या हो जाएगा, ये लंब है, ये आधार है, हमें कर्ण निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज APM में। ठीक है,
किसमें, AP M में। देख लो भैया कर्ण का स्क्वायर क्या है, AP का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा AP जो कहते हो, AP का स्क्वायर जो कहते हो बराबर PM की जगह क्या है R, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर, और ये कितना है L स्क्वायर, ठीक है। यदि हम AP निकालना चाहें तो AP यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा आ गया AP आ गया, कितना क्या आ गया AP आ गया, ठीक है। AP तो हमने ज्ञात कर ली। अब देखो हमें इससे निकालनी पड़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे भी दूरी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन वाला त्रिभुज देख लेंगे, PMB में। तो देख लो भैया ये और ये जो त्रिभुज की ये थी वही ये भुजाएं सेम है, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि AP और PB कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। कैसे होंगी, बराबर होगा, या यहाँ लिख सकते हैं BP का होल स्क्वायर, ठीक है। बात इतनी शायद समझ गए होंगे। इतनी बात समझ में आ गई यदि, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस Q के कारण होगी और माइनस Q के कारण होगी। अच्छा प्लस Q के कारण कैसे निकलेगी, यहाँ पे हम प्लस माने ले रहे हैं, क्या माने ले रहे हैं, प्लस माने ले रहे हैं। ये इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये हो जाएगी, इसे हम माने ले रहे हैं E1, क्या माने ले रहे हैं, E1 माने ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये माइनस है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आकर्षित करेगा प्लस को, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसी दिशा में होगी, इसे हम माने ले रहे हैं E2। जो इसका परिणामी होगा वो परिणामी क्या होगा, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये कोण थीटा है तो ऊपर वाला थीटा हो जाएगा, नीचे वाला थीटा, तो टोटल कुल कितना कोण हो गया, 2 थीटा हो जाएगा दोनों के बीच का कोण। अच्छा अब हमने यदि याद हो जब कल हम अच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन करवा रहे थे तो हमने बताया था कि यदि सदिश राशि एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ परिणामी तीव्रता निकालती है, और यदि परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यदि सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को घटा देते हैं, और यदि किसी कोण पर हो, जैसे E1 E2 क्या हो गई, किसी कोण पर हो गई, इसकी परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे भैया, जो ये लाइन है इसके समांतर क्या कर लें, एक लाइन खींच लो भैया, इसके समांतर क्या कर ली, एक लाइन खींच ली। ये वाली लाइन है इसके समांतर एक लाइन खींच लो, बन गया समांतर चतुर्भुज। जो हमें निकालना है परिणामी तीव्रता निकालनी वो ये है E है, ठीक है। बात इतनी शायद समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, हाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, ठीक है। E1 जो कहते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कहते हो, Q जो कहते हो, AP का मान देख लो, AP का स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतनी बात आ गई। इसे माने ले रहे हैं हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, वही बेटा, के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे हम मान लेंगे E2 बराबर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, हाँ Vp का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, Vp का स्क्वायर भी आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे माने ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं। इनके राइट हैंड साइड कैसे हैं, सेम है। तो कह सकते हैं हम
समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E1 बराबर E2। कैसे भाई? E1 E2 कैसे हैं? बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रयोग, समांतर चतुर्भुज का प्रयोग करके परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम पहले बिगाड़े दे रहे हैं, फिर बिगाड़ करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं सही, हमें पता है E1 E2 कैसे आ गए, बराबर आ गए। अगर E1 E2 बराबर है तो हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। इसे भी बिगाड़ दिया, इसे भी अब बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है, आगे देख लो। हमें एक चीज पता चल गई है यहाँ से कि E1 E2 बराबर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज का परिणामी जो होता है वो होता है E बराबर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। थीटा का मतलब बीच का कोण, बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा। तो भैया हमने क्या कर लिया, 2 थीटा ले लिया। ठीक, ये कैसे आ गया? समांतर चतुर्भुज नियम से। ठीक है, जब दो सदस्य राशि किसी कोण पर होती है तो समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या करते हैं, परिणामी निकालते हैं, और ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, हमें पता है चूंकि E1 और E2 हम ज्ञात कर चुके हैं, बराबर हैं, तो E2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बेटा? E1 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर, E2 की जगह क्या रख दें, E1 रख दें, प्लस 2E1 E2 और cos 2 थीटा। ठीक है, अब सुनो, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, लो इंटू। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा E बराबर E1 जुड़ गए, कितने हो गए? 2E1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2E1 स्क्वायर और cos 2 थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है। क्या है? कुछ कॉमन है, ध्यान से देखते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या है, 2E1 का कॉमन है, 2E1 स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2E1 कॉमन में आ गया और इसका भाग करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा तो cos 2 थीटा। ठीक है, अब हम एक बात याद है कि बेटा यदि याद हो, cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जो हमें प्रयोग करना है, ऐसा फॉर्मूला खोलो कि 1 कैंसिल हो जाए। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या कर दें, रख दें cos 2 थीटा की जगह, इसकी जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यही आ जाएगा E बराबर 2E1 स्क्वायर गुणे ये 2 और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, 2 और 2 कितने हो गए? 2 बार हो गए, 1 2 क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। E1 स्क्वायर है तो E1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। इतना आ गया हमारा मान। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इतना आने के बाद अब हमें पहली चीज cos थीटा का मान चाहिए। cos थीटा भी पता नहीं है, तो देख लेते हैं। त्रिभुज, क्या लिख दें, समकोण त्रिभुज APM में, अब ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, हाँ क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये है और कर्ण ये है, तो आधार कितना हो गया, L हो गया, और बटे में कर्ण कितना, AP का मान हम पहले निकाल चुके हैं। क्या था AP का मान, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लो भैया ये कितना आ चुका है, R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, उतना ही वो आया। कॉस थीटा निकल आया। अब हमारा कॉस थीटा का मान उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। तो ई ज्यों कहते हो, 2 ज्यों कहते हो, E1 ज्यों कहते हो, कॉस थीटा का मान रखेंगे L बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ई ज्यों कहते हो, 2 ज्यों कहते हो। अच्छा, E1 का हम फॉर्मूला समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। तो E1 का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू एल बटे, इसे थोड़ा सा बिगाड़े दे रहे हैं, अब इसका काम नहीं है। ठीक है, एल बटे रूट में, रूट को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते 1/2। ठीक है, आगे बढ़ा लो। ई ज्यों कहते हो, 2 ज्यों कहते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आगे देख लेते हैं, इंटू के बाद आगे बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा QL अपॉन, देखो भैया ये और ये बेस कहलाएंगे, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो गुणा में घात है, जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो भैया जोड़ लेते हैं। तो इसकी घात होल घात कितनी है, 1 है। इसकी होल घात कितनी है, 1/2 है। भिन्न कर ली, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3/2 आ गया। कितना आ गया बेटा, 3/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल घाते 3/2। क्या हो जाएगा बेटा, 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर किए दे रहे हैं, बिगाड़े दे रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस 2 को यहाँ पे उठा करके रख दो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते 3/2। ठीक, इतनी बार शायद समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं, बाद में लिख देंगे। देखो हमें पता है आर जो मान है एल स्क्वायर, एल से बहुत बड़ा है। जैसे मान लो कुएं से बेटा 1 बाल्टी पानी निकालोगे तो कौन सा उसमें अंतर पड़ना है, या 1 बाल्टी पानी डाल दोगे तो कौन सा अंतर पड़ना है। ठीक है, इसी प्रकार ये बहुत छोटा है, और इसमें यदि जुड़ भी जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ना है, और यदि घट भी जाएगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ना है। तो हमें एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, इस वाले एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR की जगह हमारा हो जाएगा, 2QR की जगह क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा P बटे, ये नोट कर लेते हैं, ये जो छोड़ दिया है ये आ जाएगा आर स्क्वायर होल घाते 3/2। आगे एक बार और नोट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P अपॉन, ये 2 घात से 2 घात कैंसिल, आर की घाते 3। यही हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। हाँ तो बेटा आप कमेंट में बताना है कि कौन सा डेरिवेशन अब आगे समझाया जाए। ठीक है, सभी लोगों को बताना है जो जिस डेरिवेशन में दिक्कत हो। इसी प्रकार के क्रम से 1-1, 2-2 डेरिवेशन हम क्या कर लेंगे, पूरे डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है बेटा। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, क्लास हेल्पफुल लगी है तो बेटा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।